ये रेडियो लेक्सिटी है, प्रोग्राम है बातें मुलाकातें। हमारे बीच हैं डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित, साथ में हैं डॉक्टर लता सिंह। हनुमंत जी, थोड़ा सा जानना चाहूँगा लता जी से, सबसे पहले आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? जी सर, नमस्कार। विवाह से पूर्व जो है एक बार हम लोग मिले थे देखने के आने के लिए, और उसके पश्चात हमारी हाँ हो गई और विवाह हो गया। लता जी, आप बताएं, ये पहली मुलाकात कैसी रही? अच्छी रही मुलाकात। और आप समझ लीजिए कि इनसे जो पहली नज़र में जो एक प्यार होना चाहिए, वो इनसे पहली नज़र में मुझे हो गया। तो उसके बाद में वो तो आपको लग गया था कि हनुमंत जी अब हाँ परफेक्ट शहीद होंगे? नहीं, सही हनुमंत जी, बताएं कि लाइफ पार्टनर बहुत गंभीर चीज़ होती है, यानी उसके साथ आपको जीवन गुजारना है, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं कि आप ये सोचते हैं कि वो इंसान कैसा होगा। हर व्यक्ति में गुण और दोष होते हैं। आप जिसे विवाह करने जा रहे हैं उसमें भी गुण और दोष हैं, आप कर रहे हैं आप में भी गुण और दोष हैं। लेकिन एक कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में ये होता है कि ये व्यक्ति मुझे गुण दोष के साथ स्वीकार कर लेगा। ऐसा भाव को शुरू में मन में था आपके? नहीं, उस समय तक तो ऐसी चीज़ें मन में नहीं थी, और क्योंकि मैच्योरिटी का और उसका अभाव था, इस तरह की बातें उस समय तक नहीं थी। लता जी, बताएं कि आपने क्या कल्पना की थी कि आपके जो पति वो कैसे होंगे, और जैसा सोचा था वैसे ही निकले हनुमंत जी, या कुछ उसमें ऊंचा नीचा रहा? नहीं, बिल्कुल वैसे ही निकले, उससे ज़्यादा ही अच्छे हैं। और जैसी कल्पनाएं बचपन से, जो एक लड़की बचपन से सोचती है कि ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, तो वो सारे ही गुण इनमें हैं। मतलब एक औरत की हमेशा रहती है कि जैसे उसके फादर साहब उसकी केयर करते हैं या जितनी इज्जत करते हैं, तो वो सारी ही मुझे इनसे मिली है। कहीं ये भय था कि पुलिस के आदमी ये सख्त होंगे? ऐसा है, मतलब लोगों में है कि पुलिस के जो होते हैं या पुलिस वालों को बेटी देना मतलब एक तरह से, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल इनका जो प्रोफेशन है वो वहीं तक रहते हैं। घर पे आने के बाद तो ये बिल्कुल नॉर्मल, घर पे तो मैं ही बॉस रहती हूँ इनकी। हनुमंत जी, पुलिस में आने के बाद जो भी एकेडमिक्स में आपने काम किए, उसमें क्या पत्नी की कहीं प्रेरणा रही? जी बिल्कुल सर, पुलिस में आने के पश्चात विशेष रूप से जो पुलिस के कार्य हैं उसके संबंध में एवं एकेडमिक पूर्ण रूप से जो मार्गदर्शन है वो मेरी भार्या का रहा है, और उसी पथ पर चला हूँ मैं। और उस पथ पे चलने के पश्चात आप मान के चलिए कि आनंद की अनुभूति ही हुई है। ये शोध और उसके साथ साथ और फर्दर पढ़ाई, इसकी प्रेरणा भी कहीं मिली? जी बिल्कुल, हम कोशिश ये करते हैं कि फॉर्म है वो एक साथ ही भरें और एग्ज़ाम भी साथ देने जाएं, तो कम से कम जो है वो पुलिस की नौकरी मेरी ऐसी है कि अक्सर जो समय भाव रहता है, समय दे नहीं पाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही जगह से फॉर्म सबमिट करके और एक ही साथ पढ़ाई करते हैं और एक ही साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कम से कम हम साथ रहना करना हो जाता है हमारा। ऐसा तो नहीं कि एक दो सवाल ना आए, बता दे पत्नी। लता जी, बताएं कि आपने भी शादी के बाद पढ़ाई की, निरंतर की, शोध भी किया, क्या क्या प्रेरणा रही उसमें, और ये निरंतर ये कार्य होता रहा, इसके लिए क्या क्या अतिरिक्त रूप से आपको करना पड़ा, क्योंकि घर गृहस्थी, बच्चे, ये चीज़ें भी थी? पढ़ाई करने की प्रेरणा तो इन्हीं से मिली मुझे, क्योंकि मैंने तो मतलब छोड़ ही दिया था कि अब नहीं करना, लेकिन ये हमेशा कहते थे कि मैं भी फॉर्म भर रहा हूँ, तुमको भी भरना, और दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो ये करते करते इन्होंने जब पीएचडी खुद की करनी चाहिए, तब मेरा भी पीएचडी का करवा दिया। इन्होंने भी एमए की, तो मुझे भी संस्कृत में एमए करवाई उससे पहले, और अभी हमने एमए योगा किया, वो भी दोनों ने साथ ही किया है। तो सारी प्रेरणा इन्हीं की रही है, और इसके अतिरिक्त तो अब घर के जो कामकाज होते हैं, इसके अलावा जो भी है, लेकिन इन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया पढ़ने के अंदर, और अभी भी करते जा रहे हैं। हनुमंत जी, इस संस्कृत में पढ़ने का, और योग पे बाद में आते हैं, ये विचार कब और कैसे आया? मैडम को संस्कृत का आप मान लीजिए कि शौक़ भी है, और विशेष रूप से जो मेरी बहन बना रखी है वो स्वयं भी जो है संस्कृत में काफ़ी रुचि रखती है, और कुछ जो ऑस्पिशियस टाइप जो ज्ञान है, जो बातें हैं, वो काफ़ी अच्छी जानकारी रखती है मैडम। तो हमने विचार ये किया कि क्यों ना संस्कृत में ही, जो कि लीग से हटके सब्जेक्ट है, जबकि कोई स्पेशली यूजी या पीजी या कोई इस तरह से मैडम ने नहीं किया था, लेकिन कुछ हटके करना था, इसीलिए जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो
चूज़ किया। फिर योग में भी किया तो इसी वजह से ही किया कि कुछ हटके है और कुछ अलग है। लता जी, आप बताएं, आपने संस्कृत क्यों चुना? क्योंकि इनका सब्जेक्ट योग है और योग और संस्कृत दोनों का आपस में सामंजस्य है। योग के अंदर भी संस्कृत है। इसके अलावा संस्कृत के अंदर प्रेम रस और जो श्रृंगार रस है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उसका है। तो मुझे ये दोनों ही रस में पढ़ना और जो भी बुक्स वगैरह होती है शुरू से इसका शौक़ रहा है। तो संस्कृत में भी जो भी है, मेघदूतम है या ये शाकुंतलम वगैरह, तो उसमें सारा ही प्रेम रस और श्रृंगार रस और इन्हीं का वर्णन है। तो इसमें रुचि रही है तो मैंने कहा चलो इसी में मैं एमए करके फिर पीएचडी करती हूँ। पीएचडी का थोड़ा सा आपका विषय भी बताइएगा, और साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि कालिदास के अलावा कौन से ऐसे संस्कृत के लेखक या कवि हैं जो आपको ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि कालिदास सबको प्रिय होते हैं। पीएचडी में जो मेरा सब्जेक्ट रहा वो रहा था कि है ना, जो कालिदास की जो कृतियां हैं उसमें नारी का चित्रण बहुत ही सुंदर, हाँ बहुत ही सुंदर था। तो मैंने इसी पे पीएचडी की। कालिदास के अलावा मुझे मार्क की जो कृतियां हैं वो अच्छी लगती हैं। रेडियो लेक सिटी है, प्रोग्राम है बातें मुलाकातें। हमारे साथ हैं डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित और साथ में डॉक्टर लता सिंह। हनुमंत जी, पुलिस का कार्य करते हुए आपने पत्नी के साथ मिलके बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिसमें समाज की सेवा हुई। ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? बेसिकली जो घर के जो हमारे पेरेंट्स द्वारा दिए गए संस्कार है वो इसी तरह से थे कि गलत काम नहीं करना है और हमेशा जो सेवा का भाव है पिताजी का यही रहा है। उनको हम देखते हुए आए हैं कि अगर कोई पशु भी दिख गया तो वो उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करके आएंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे भी जहन में बसती गई। तो मोटे तौर पे आप देखिए कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैडम चलते रहे हैं। भले ही वो जो कोरोना काल था, कोरोना काल में भी मुझे अच्छे से याद है 21 मार्च से जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो महाकर्फ्यू है वो लगने वाला है तो हम कुछ करें। तो मैडम ने कहा कि ठीक है, हम लोग जो ऐसे व्यक्ति जो वास्तविक रूप से जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, इसमें काफ़ी कुछ मजदूर लोग थे, कई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स आते हैं बट होटल्स बंद है, सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने प्रथम दिन 100 व्यक्तियों का खाना बनाया। वो 15-20 मिनट में ही हमारा सभी संपूर्ण रूप से वितरण हो चुका था। फिर अगले दिन हम लोगों ने 300 का, फिर 600, इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग करीब 4000 पैकेट्स पर डे तक पहुँचे। तो अब देखिए उस समय ना तो हमें कहीं कोई कारीगर जो खाना बनाने के लिए मिल रहे थे, तो मैडम और उन सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। यह सभी लोग जो है जिसमें छोटे बच्चे से लेके और बड़े बुजुर्ग हैं वो सम्मिलित थे। और इसके अलावा जो पुलिस थाना हिरनमगरी का जो स्टाफ था, इन सभी के सहयोग से और जन सहयोग से करीब 2,39,000 जो भोजन के क्वालिटी फूड पैकेट्स हैं वो उनका वितरण किया गया, जो करीब 22 मार्च से लेके और 2 जून के मध्य में। तत्पश्चात 1000 जो ड्राई फूड पैकेट्स हैं वो भी हम लोगों ने वितरण किए। इसके अलावा जिस समय काफ़ी माइग्रेशन चल रहा था तो जो चप्पल्स है, पानी की बोतल्स है, नेल कटर है, साबुन है, तो इस तरह की जो एसेंशियल चीज़ें थी उन सब का जो है वितरण करते गए। लता जी बताएं कि आपने ये कार्य समाज सेवा का और दूसरों की सेवा कर सकें अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कब और कैसे शुरू किया? और पहला कार्य ये कोरोना काल का ही था या इससे पहले भी कुछ कार्यों में आप सक्रिय रहीं? हम लोग इससे पहले भी ये जो समाज सेवा का कार्य तो हम लोग करते हैं, लेकिन कभी हमने इसको इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हमने नहीं किया है। हमने 1-2 स्कूलें गोद भी ले रखी है कोटा साइड में, और वहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनको जो भी एसेंशियल चीज़ें उनको करवानी है हमको उपलब्ध, तो हम लोग करवाते रहते हैं। और 26 जनवरी 15 अगस्त पे भी हम लोग वहाँ जाते हैं और जो भी एकेडमिक या जो भी गेम्स में जो अच्छे हैं बच्चे उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करना वगैरह हम लोग करते रहते हैं। इसके अलावा भी जो गांव के लोग हैं जिनको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हम लोग उनको दे कर आते हैं। तो ये तो हमारा काफ़ी सालों से चल रहा है। लेकिन चूँकि 21 मार्च को जब ये लॉकडाउन लगा तो हम दोनों ने बैठे बैठे ऐसे ही बात की थी। तो शुरू से फादर साहब को ऐसे ही देखा हुआ है कि, और जहाँ तक जोधपुर की बात है तो वहाँ तो आपको पता है कि छोटे से पक्षी का भी इतना ध्यान रखा जाता है, तो चींटियों तक को दाना दिया जाता है। तो वही बात
देखी मैंने कि मेरे फादर साहब 85 की उम्र में भी खुद चढ़ के पानी रखेंगे चिड़ियाओं के लिए। तो मैंने कहा चलो अपन भी कुछ दिनों का है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो मज़दूर क्लास है, जो रोज़ का कमाते हैं और रोज़ का खाते हैं, वो क्या करेंगे, या जो गरीब जो बाहर बैठे हैं वो कैसे खाएंगे। ये सोच के हमने प्लान किया कि हम लोग ये करते हैं। तो घर से ही सारा सामान लेकर नीचे उतरे। 99 पैकेट्स बनाए थे हमने, और ये नहीं सोचा था कि कोई लेगा या नहीं लेगा, इनको दिया कि आप देख लो। वो 99 पैकेट्स भोजन आपने खुद ने पकाया था? बिल्कुल हमने बनाया था। सारा ही सर, सारा ही मतलब एक दिन में करीब 4000 पैकेट्स बनते थे। वो सारा ही भोजन जो है घर पे ही सभी ने मिलके बनाया किया था। और उसमें वो क्वालिटी फूड रहता था कि मतलब सारी चीज़ें देसी घी में, अगर दाल है तो देसी घी में बनाई की कोशिश की कि सारी नित नई मिठाइयाँ दूसरी दी जाए, उसको विशेष रूप से रखा गया। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। विशेष रूप से आप देखिए कि जिस समय मेरी पोस्टिंग थी गोगुंदा, और तो वहाँ पर भी जो हमारे लांगरी और थे, उनकी भतीजी थी जिनके पिताजी की डेथ हो गई कर गई। तो उन्होंने कहा सर हमारी मदद कीजिए। तो मदद के रूप में उन्होंने सिर्फ इतना सा सोचा कि कुछ आर्थिक रूप से मदद हो। तो जब बात मैंने मैडम से शेयर की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आर्थिक नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी शादी हम लोग करते हैं। तो इवन फिर हम लोग टोटल जितना भी शादी का जो सिस्टम था हमने पूरा एडॉप्ट किया, और मोटे तौर पे मंडप में बैठ के और कन्यादान भी हम लोगों ने किया। इसी तरह से कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको भी भले बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं आदिवासी अंचल के, तो स्पष्ट रूप से काफ़ी मैसेजेस दे रखे हैं कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो आ सकते हैं। तो कुछ बच्चे बच्ची ऐसे हैं जिनको एडॉप्शन करके हमने स्टडी करना निरंतर रूप से जारी रखवाया किया। तत्पश्चात आप देखिए कुछ अभी कोरोना काल में भी कुछ बच्चे रूटीन में हमें मिले किए थे, तो वो भी हम लोग अपने यहाँ पर लेकर आ गए हैं और उनका एडॉप्शन करके, और फोस्टर केयर सोसाइटी के माध्यम से फोस्टर केयर स्कीम के तहत, और उनको भी अभी मैडम ने घर पर ही रखा हुआ है। और निरंतर रूप से बिल्कुल आप मानिए कि हमारे परिवार के सदस्यों की तरह ही वो साथ में रह रहे हैं। रूटीन में भी जब सर्दी आते ही सबसे पहले याद दिला देते हैं कि कंबल लेके जानी है, गर्मी आते ही पक्षियों का दाना डालना है, बाहर गए कुत्तों को रोटी डालनी है, छोटा मोटा जैसा भी जो भी जैसी चीज़ मिलती है तो कोशिश करते हैं कि उसका समाधान कर सके। लता जी, ये जो आपने कार्य शुरू किए, इसके पीछे पिताजी की परिवार की प्रेरणा रही, वो तो है, लेकिन कभी भी हम कोई कार्य करने निकलते हैं तो उसमें दूसरे बहुत सारे कष्ट भी शामिल होते हैं। बताएं कि इन कष्ट के बीच में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रेरणा देती हैं और इन हर्डल्स को दूर करने में मदद करती हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो भी ये काम किया तो मेन जो प्लेटफॉर्म तो मेरे हस्बैंड का ही रहा है, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना तो मैंने तो सिर्फ घर पे ही काम किया है, लेकिन बाहर जो सारा काम है, जो भी संभालना है, इन्हीं को संभालना है। क्योंकि कोरोना काल में बाहर जाना आना या कुछ सामान लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो ठीक है कि ये जिस पोस्ट पे बैठे हैं तो इनको ये अधिकार प्राप्त था कि ये कर सकते हैं, तो इनका तो पूरा सपोर्ट रहा ही है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे बॉसों को लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो पूरी बिल्डिंग में ही कोरोना फैलाएंगे, ऐसे भी हैं। लेकिन अब ठीक है, उनसे भी जो बोलते गए, बहुत से लोग बोले भी हैं इस बारे में, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बोल रहे हैं तो हम अपना काम करते रहे, क्योंकि जो मोस्टली लोग हमारे साथ थे, बहुत ही कम लोग थे जो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन क्योंकि समाज सेवकों की संख्या ज़्यादा थी तो हमको प्रेरणा मिलती गई और हम आगे बढ़ते गए। नो जी, कोरोना काल इस ढंग से, क्योंकि वो जो कठिन समय था, सबसे कठिन, जिसमें आपने ये फूड पैकेट्स वितरित किए, वो चला गया, लेकिन चैलेंजेस बनते रहते हैं और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। अब क्या क्या चीज़ें ऐसी आपके मन में हैं जो आप कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं? जी, अक्सर जब भी हम लोग सड़क पर निकलते हैं सवेरे रात को, तो देखिए स्पेशली मुझे जो कुछ MR जो मेंटल रिटायर्ड पर्सन्स हैं, जो आप और हम सबको रोड पे दिख जाते हैं, तो मेरी आत्मा बड़ी कष्ट पाती है कि हम जैसे सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज भी उस व्यक्ति को जो रोड किनारे पड़ा है, बहुत कम लोग होंगे जो उस पर ध्यान देंगे कि ये क्यों पड़ा है या ये अजीब सी हरकतें कर रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसकी समस्या क्या है, और उसकी समस्याओं को समझते हुए उसे लेकर और स्पेसिफिक कहीं इलाज करवा लें या उसके परिजनों का पता लगवा लें। तो ये जो चीज़ें हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ मैं हिरणमगरी थाने में था,
एक लेडी थी, वो लेडी करीब 70-75 ईयर्स के आसपास वो मिली, और पुलिस थाना स्टाफ की मदद से हम लोगों ने उसको आशाधाम पहुंचाया। सिस्टर से बात करके उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया। अखबार में हमने उसको अच्छे से सारा उसका हुलिया और सारी चीज़ें दी, तो उसके परिजन भी आ गए, चूँकि उसने कभी एमपी भी बताया, कभी कहीं और भी बताया एड्रेस, बट जब उसको फ़ोटो आदि देखा तो उसके घर वाले आ गए, बड़े खुश हुए और उसको लेके गए वापस। अभी भी रूटीन में कई हॉस्पिटल्स में भी हम लोग, कुछ पेशेंट हैं जिनको रूटीन में पैसों के अभाव में वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अभी एक कैंसर पेशेंट है एमपी का, गुप्ता जी, तो कोशिश करते हैं कि जो भी मदद कर सकते हैं सभी के सहयोग से, या मैं मेरे अपने स्तर पे जो कर सकता हूँ, तो अभी भी उसको संभालने करने चले जाते हैं, देखते हैं, करते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, उसका ऑपरेशन करना है, दूसरा है क्या नहीं है। लता जी, ये इतने कार्य, ख़ास तौर पर समाज के कार्य, समाज सेवा के कार्य, इसमें ऊर्जा भी लगती है, समय भी लगता है, तो कहीं ये अपराध बोध आता है कि हमारे बच्चों और परिवार का जो समय है उसमें हम कटौती कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी विचार नहीं आया, क्योंकि हमारे बच्चे भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और हम लोगों से वो भी यही चीज़ सीख रहे हैं, तो उनका पूरा सहयोग रहता है, तो बिल्कुल वो हमारे साथ ही है, तो ऐसा कभी महसूस भी नहीं हुआ है। अभी जैसे 2 बच्चे मेरे साथ फोस्टर से हम लोग लेकर आए, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको भी मेरे बच्चों ने, मतलब बिल्कुल छोटे 2 भाई हो ना, उसकी तरह वो लोग उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है, ना मुझे ना बच्चों को। इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ है, प्रोग्राम में बातें मुलाकातें हैं। हमारे साथ हैं लता सिंह और साथ में डॉक्टर हनुमंत सिंह। हनुमंत जी, एक ऐसा समाज जो सच में बहुत स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, अच्छा हो, हम सब चाहते हैं हमें मिले, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, शरीर की, मन की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये हर्डल्स तो रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज, अच्छा समाज, सुसंस्कृत समाज बन सके, इसके लिए आपके मन में क्या क्या परिकल्पनाएं हैं और उसको पूरा करने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? जी सर, आपने जो फरमाया है सर, मेरा मानना है कि सबसे पहले हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कमी लगती है कि अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं सीधा आक्षेप लगाता हूँ कि फ़लाँ ने ये नहीं किया, फ़लाँ ने वो नहीं किया। सर्वप्रथम हम स्वयं के भीतर जाकर नियमों की पालना करना सीखें। वो नियम कुछ भी हो सकते हैं। एक सामान्यतः अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों की पालना करें, मास्क लगाना हुआ, एग्जैक्टली समय के अनुरूप यदि महामारी आई है तो हम मास्क लगा लें। उसके लिए मतलब किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम किसी और के लिए जो है वो परेशानी नहीं बने, इसके लिए यदि अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि हमें हमारी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, तो आप मान के चलिए कि जो समस्याओं का निराकरण है वो स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। इस बात की जो चीज़ है वो बड़ी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। और व्यक्ति यदि नीयत साफ रखते हुए और ईमानदारी के साथ यदि काम करता है तो आप मानिए कि जो समाज में कई तरह की जो समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लता जी, आप क्या कहेंगी? समाज का तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो लोग हैं हम तो उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो लोग दिखावटी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो वो सारा ही खोखलापन है। बनिस्पत कि अगर आपको भगवान ने या ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया है कि आप समाज की सेवा कर सकें या इस देश को कुछ दे करके उन्नति की राह पे चला सकें, तो उसको कथनी और करनी में अंतर नहीं कर करके जो करना है उसको निस्वार्थ भाव से करके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम बहुत सी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो समाज के लिए ये ज़रूरी है। जैसे अब छोटे छोटे बच्चे हैं जो निराश्रित भी है या जो भीख भी मांग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग उनको या तो डांट के भगा देंगे या पैसे दे देंगे, जो भी करेंगे, लेकिन हम लोग उसके बारे में ये नहीं सोचते कि ये कर क्यों रहे हैं। अगर एक दो भी ऐसे आगे आकर के कि नहीं इन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, या ना तो सरकार के द्वारा ठीक है हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है। जब तक कि हम लोग सरकार के साथ नहीं जुटेंगे, जब तक सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो सभी को एकजुट होकर के समाज के उत्थान के लिए लगना पड़ेगा। हनुमान जी, जाते जाते आपसे ये जानना चाहूँगा कि उदयपुर वासियों को आप क्या संदेश देंगे? जी सर, उदयपुर हिंदुस्तान ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का बेहद खूबसूरत शहर है। अपनी नैसर्गिक सौंदर्य को समेटे हुए हैं। मेरा मानना है कि हम सभी शहरवासी स्पेशली संकल्प लें कि
जो आने वाली बारिश है, कम से कम 5 नहीं 10 जो फलदार पौधे हैं वो हमारे घर के आसपास लगाएं। किसी भी सूरत में बिजली और पानी का दुरुपयोग जो है वो नहीं करें। हमारे जो शहर है उसको स्वच्छ बना के रखें। विशेष रूप से जब आप देखिए कि शहर में सड़कें अभी भी वही है, किंतु व्हीकल्स है वो उसकी तुलना में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुके हैं। तो जो ट्रैफिक नियम्स हैं उनकी पालना विशेष रूप से करें। छोटी छोटी बातों को लेके व्यक्ति के क्लेश है वो बढ़ जाते हैं। उनको भी लगता है कि पुलिस नाजायज़ परेशान कर रही है या आपस में ही उलझ जाते हैं। तो रूटीन में जब भी निकलते हैं करते हैं तो जो छोटे मोटे ट्रैफिक के रूल्स है सिंपल कि आप हेलमेट लगा के चलें। रूटीन में जो पार्किंग है, नो पार्किंग में गाड़ी को खड़ा नहीं करें। सीट बेल्ट को लगा के रखें। रूटीन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कि जब सिटी के अंदर रात के समय हम लोग चलते हैं तो हमारी जो लाइट है वो हाई बीम पे नहीं रहनी चाहिए, लो बीम पे रखें, जिससे कि हमें और सामने दोनों व्हीकल्स वालों को जो है असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और सदैव जो है कोशिश करें कि हम इस तरह की चीज़ या इस तरह का उदाहरण पेश करें कि देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में ये बात हो कि यार उदयपुर में बहुत कुछ अलग चीज़ है। बिकॉज़ ये टूरिस्ट सिटी है। अगर कोई टूरिस्ट आ गया, अगर उसको कोई रूटीन में कोई हेल्प चाह रहा है, कोई रास्ता पूछ लिया, कोई होटल का नाम पूछ लिया, कोई और हेल्प के लिए बोल रहा है, तो आगे बढ़ के उसकी मदद करें ताकि हमारा जो संदेश है वो पॉजिटिव जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कोई व्यक्ति रास्ते में अगर कहीं मिल जाता है और उसको किसी भी सूरत में कोई मदद की दरकिनार है, तो मोटे मोटे तौर पे आप देखिए कि तत्काल प्रभाव से उसको आगे आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें देखिए आप, जैसे कोई पशु पक्षी है अगर पड़ा है तो उसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो एनिमल ऐड के नंबर रख ले, उसको सूचना दे दे। कहीं और जैसे सपोज कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसकी सूचना दे दे, पुलिस को दे दे। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख के हमारे जो सिस्टम को है, हमारे समाज को, हमारे पूरे उदयपुर सिटी को जो है वो हम एक अलग मुकाम पे लाकर खड़ा कर सकते हैं। लता जी, आप क्या कहेंगी लेक सिटी के तमाम लोगों से? हाँ, चूँकि मैं पुलिस तो नहीं हूँ कि नियम कायदे और कानून बताऊँ जी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पूरे देश में एक उदयपुर एक आदर्श शहर के रूप में स्थापित हो। जो समाज सेवा या जो हमारे देश के प्रति कर्तव्य है वो सिर्फ 2-4 लोगों तक ही सीमित नहीं रह के सारे उदयपुर वासी तन मन धन से जितना कर सकते हैं देश की उन्नति, उत्थान या समाज के उत्थान के लिए वो कार्य करे। मैं यही कहना चाहूँगी। लता सिंह और हनवंत सिंह, आपको लेक सिटी का सलाम।